नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग को बहाल करने की मांग की है। ममता बनर्जी शनिवार 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। ममता बनर्जी ने वर्तमान संगठन की आलोचना करते हुए कहा, नीति आयोग को हटाओ, योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग की एक संरचना थी, इसने देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विचार था। ममता बनर्जी ने कहा, नीति आयोग के पास कोई शक्तियां नहीं है, ये राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करता है। उन्होंने कहा, मैं न केवल बंगाल के लिए बल्कि इंडिया ब्लॉक शासित राज्यों का मुद्दा उठाऊंगी। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा, वो बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता ने असम को बांटने को कहा था, किसी ने बिहार को बांटने को कहा था। मैं उन्हें गैंग नहीं कहूंगी क्योंकि असंसदीय शब्द है, बल्कि मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े मंच कहूंगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन उनके पास जनादेश नहीं है। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है जब उन्होंने एकल पार्टी की सरकार नहीं बनाई है। ममता ने कहा कि अपनी मजबूरियों के कारण राजग ने राजनीतिक रूप से बहुत पक्षपाती बजट पेश किया है, जिसने विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाते हुए बंगाल के लोगों को हिंदुओं को संगठित होने को कहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जिन्ना के अनुयायी सोहरावर्दी ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पर बंगाल में लगभग 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था। गोपाल पाठा ने हिंदुओं को संगठित किया और नरसंहार को रोकने की कोशिश की। अगर आज बंगाल में गोपाल पाठा जैसे कोई नहीं खड़े होंगे तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल खाली करना पड़ेगा। आज पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। राम गोपाल यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद जनपद पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी कहती थी कि 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। हमारी बात में अब ज्यादा ताकत है। हम फिर से कह रहे हैं, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नए आपराधिक कानून पहले से अधिक दमनकारी हैं और इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को नियंत्रित करना है। सिब्बल ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य सोशल मीडिया, किसानों, छात्रों सहित इस देश के नागरिकों को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा, हम एक अधिनायकवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। नए कानून आपदा के लिए एक आदर्श नुस्खा है और सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष को निशाना बनाने और उन पर मुकदमा चलाने का मौका देंगे। सिब्बल ने कहा, अपने कानूनों को पहले की तुलना में कहीं अधिक दमनकारी बना दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि नए आपराधिक कानूनों को लागू करना औपनिवेशिक युग से बाहर निकलना है और इन कानूनों को और अधिक उदार बनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, हालांकि उन्होंने जो किया है उसके ठीक विपरीत है। उन्होंने कहा, इससे देश में अराजकता फैल रही है। जिस तरह से वे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरह से दस्तावेजों का सहारा लिया जा रहा है, वह बेहद संदिग्ध है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को गजा पर युद्ध को लेकर इजराइल सरकार की आलोचना की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, यह हर सही सोच वाले व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें इजराइल के नागरिक भी शामिल हैं, जो घृणा और हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, और दुनिया की हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इजराइल सरकार की निंदा करें। उनकी हरकतें एक ऐसी दुनिया में अस्वीकार्य हैं जो सभ्यता और नैतिकता का दावा करती है। उन्होंने आगे लिखा कि क्या अब केवल नागरिकों, माताओं, पिताओं, डॉक्टरों, पत्रकारों, शिक्षकों, लेखकों, वरिष्ठ नागरिकों और हजारों मासूम बच्चों के लिए बोलना पर्याप्त नहीं है, जो गजा में हो रहे भयानक नरसंहार में दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं।
कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने की घोषणा की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। बता दें कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसी तरह की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर आतंकियों और सेना के जवानों में मुठभेड़ की खबर है। यह मुठभेड़ कुमकरी इलाके में शुरू हुई। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने हाल ही में LOC पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई 3 मंजिला इमारत इंदिरा निवास ढह गई है। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। शहबाज गांव में हुई इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही NDRF, मुंबई पुलिस और फायर डिपार्टमेंट सहित नगर पालिका की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। फायर ब्रिगेड ने बताया कि यह दुर्घटना आज 27 जुलाई सुबह 4:30 बजे हुई है। इस हादसे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में शनिवार को कई दौरे की तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं कई दौरे की तेज बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए देहरादून DM सोनिका ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक संस्थाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में शनिवार को छुट्टी का आदेश दिया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।